Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी की राजनीति के लिए बहुत लकी साबित हुए। चुनाव से पहले जगनमोहन रेड्डी ने जेल भेजकर चंद्रबाबू को निपटाने का खेल किया था, लेकिन चंद्रबाबू ने बाउंस बैक किया। आंध्र से लेकर दिल्ली तक चंद्रबाबू नायडू सत्ता के महानायक बन गए। नए जोश के साथ सीएम चंद्रबाबू नायडू फिर से सीईओ बनकर आंध्र प्रदेश के विकास में नए पंख जोड़ने में जुटे हैं। माना जाता है कि फ्रंट से चंद्रबाबू नायडू सरकार और पार्टी तो चला रहे हैं, लेकिन बैकडोर से सब संभाला हुआ है चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने। आंध्र की राजनीति में इस बात को लेकर बहुत बातें हो रही हैं कि नारा लोकेश जब सब चला रहे हैं तो उन्हें डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा। ये लड़ाई डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण के कैंपेन और नारा लोकेश के कैंप के बीच चल रही है। चुनावों के बीच टीडीपी ने जगनमोहन रेड्डी के गढ़ कडप्पा में पार्टी सम्मेलन महानाडू किया। इस बात की बहुत चर्चा थी कि 75 साल के हो चुके चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को वो राजनीतिक विरासत सौंपने का ऐलान करेंगे, लेकिन महानाडू खत्म हो गया। चंद्रबाबू नायडू ने नारा लोकेश को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। टीडीपी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने की भी मांग पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का सेंटर हैदराबाद है। हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी बन चुका है। तेलंगाना में टीडीपी का कोई खास जनाधार नहीं है। आंध्र में एआईएमआईएम की कोई पैठ नहीं है। इस तरह से ओवैसी और चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे नहीं। फिर भी ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू को लेकर कुरनूल की भरी रैली में ऐसा भाषण दे दिया जिसने टीडीपी में सत्ता परिवर्तन की अटकलें, अफवाहें और संघर्ष की हवा को फिर तेज कर दिया। ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू को रिटायर होने की सलाह देकर नारा लोकेश को सत्ता सौंपने की बिना मांगी सलाह दे डाली। असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहकर निशाना साध दिया कि लीडरशिप ट्रांसफर नहीं करके चंद्रबाबू नारा लोकेश का राजनीतिक करियर बर्बाद कर रहे हैं। ओवैसी का ये बयान बिल्कुल घर के मामले में किसी तीसरे की टांग अड़ाने जैसा वाला बयान था। ओवैसी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार का फॉरेन मिशन पूरा करके लौटे हैं। ओवैसी चंद्रबाबू पर इसीलिए भड़के कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार के वक्फ बिल का समर्थन किया। ओवैसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वक्फ पर स्टैंड से चंद्रबाबू ने टीडीपी को रिस्क में डाल दिया है। इसका नुकसान नारा लोकेश के करियर को होगा। चंद्रबाबू काफी समय सीएम रह लिए और अब उन्हें बेटे का राजनीतिक भविष्य देखना चाहिए। वैसे भी आपके बाद आपका बेटा ही उत्तराधिकारी बनकर पद संभालेगा। जूनियर एनटीआर तो आएंगे नहीं। आपने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को कमजोर करने का काम किया है। अरे कौन इख्तिदार पे रहेगा? बल्कि मैं तो चंद्रबाबू नायडू से कह रहा हूं कि आपने अपने से ज्यादा नुकसान, अपनी पार्टी से ज्यादा नुकसान आपने अपने बेटे लोकेश का मुस्तकबिल उसको खत्म कर दिया आपने, क्योंकि आपके बाद तो आपका बेटा ही आएगा ना। जूनियर एनटीआर तो नहीं आएगा। अब इतना पॉपुलर है उन्हें, मेरे को नहीं मालूम आता क्या उन्हें, आता क्या नहीं न्यूज बनना ना ये भी। आप लोकेश को परेशान करते हैं। अरे उसका तो देख लेते, कितना तुम करेंगे? तुम हो गया ना 9 साल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 5 साल आंध्र प्रदेश के, बस है बच्चे को देखते अपने। मगर आपने लोकेश को परेशानी में डाल दिया। मेरे भाई सच्चाई बयान कर रहा हूं, ये वक्फ का कानून मुसलमानों से हमारी जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया। एक बना दिया गया कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ पर औलाद करता है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप बच्चों का हक नहीं मार सकते, बच्चों का हक नहीं मार सकते आप। अरे आप कौन होते भाई? मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को बोल रहा हूं, अल्लाह उसको मालिक बना रहा हूं। मेरा बेटा बेटी भाई बहन कहां से आ गए इसमें? मैं अल्लाह को मालिक बनाकर बोलता हूं इसके बेनिफिशियरीज में मेरा बेटा बेटी रहेंगे।
चंद्रबाबू नायडू को भी खबर है कि कैसे नारा लोकेश के लिए बैटिंग हो रही है। अब पता नहीं नारा लोकेश के लिए आवाज उठाने वाले बाप बेटे में लड़ाई लगाने में लगे हैं या नारा लोकेश की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से लीडरशिप ट्रांसफर की हवा चल रही है। चंद्रबाबू नायडू ने नारा लोकेश के लिए सिंहासन खाली से ना तो इनकार किया, ना ये बताया कि ये खाली अगर होगा तो कब होगा। उनकी चुप्पी से बाप बेटे का कंफ्यूजन बड़ा हुआ है। कुछ वक्त पहले एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में चंद्रबाबू ने किस्सा सुनाया कि उन्होंने लोकेश से कहा था कि राजनीति अलग फील्ड है, अगर लोगों की सेवा करनी है तभी राजनीति में आना। बेटे की तारीफ करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने खुद को साबित किया और बहुत मेहनत कर भी रहे हैं। चंद्रबाबू ने नारा लोकेश को लेकर लंबी बात की, लेकिन सीएम बनने बनाने पर कुछ भी नहीं कहा। आंध्र की राजनीति में इस बात की खलबली है कि अगर नारा लोकेश को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाना है तो पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट तो बना ही सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नारा लोकेश भी कुछ नहीं बोलते, बस पापा के काम में लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के 9 साल सीएम रहे। तेलंगाना बनने के बाद डिवाइडेड आंध्र प्रदेश के भी 5 साल सीएम रहे। राजनीति करते हुए उन्हें करीब 50 साल हो चले, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपनी जगह पर बने हैं। परिवार में एक ही बेटा है, नारा लोकेश। लोकेश की शादी नारा ब्रह्माणी से हुई और उनका एक छोटा सा बेटा देवांश भी है। नारा लोकेश 42 साल के हो गए, लेकिन अभी भी पापा के साय में राजनीति कर रहे हैं। लोकेश की पत्नी ब्रह्माणी नायडू परिवार के बिजनेस को संभालती हैं। लोकेश विदेश से पढ़कर देश लौटे तो चंद्रबाबू नायडू ने 2014 में राजनीति में लॉन्च किया। टीडीपी महासचिव और पोलित ब्यूरो मेंबर बनाए गए। 2017 में पहली बार उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे तो चंद्रबाबू ने आईटी, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट का मंत्री बनाकर सरकार में लिया। हालांकि 2019 में ये चुनाव हार भी गए। नारा लोकेश को क्रेडिट दिया जाता है टीडीपी को यूथ से जोड़ने का। एकदम हाईटेक मेंबरशिप ड्राइव चलाकर 50 लाख लोग पार्टी से जुड़े। 2024 के चुनाव से पहले 2023 में 400 दिनों की युवा गलम यात्रा निकाली, जिसने टीडीपी के बिखरते जनाधार को संगठित करने का काम किया। ये सारी मुहिम का रंग दिखा जब विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बम्पर जीत के साथ टीडीपी ने वापसी की। नई सरकार में नारा लोकेश के पास मॉडर्न आंध्र का प्रोजेक्ट है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रियल टाइम गवर्नेंस जैसे मंत्रालय संभालते हैं नारा लोकेश। चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण और बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। चुनाव में अकेले टीडीपी को इतना प्रचंड बहुमत मिला कि वो किसी पर आश्रित नहीं रहे। मोदी सरकार जरूर टीडीपी के 16 सांसदों पर आश्रित है। चंद्रबाबू ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए बेटे के रहते पवन कल्याण को डिप्टी सीएम बनाया। हो सकता है कि अब धर्म संकट में फंसे हों कि नारा लोकेश को अगर डिप्टी सीएम बनाए तो ये पवन कल्याण के खिलाफ माना जाएगा। खुद रिटायर होकर सीएम बनाए तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। हालांकि आंध्र में 2029 से पहले कोई चुनाव होना नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं। और इस तरह की खबरें देखने के लिए और देश विदेश से जुड़े रहने के लिए, उनसे जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ तक।